हम बात करने वाले हैं द हिडन हाफ बाय माइकल ब्लासलैंड बुक के बारे में। आशीष एक 30 साल का लड़का था जो एक मिड साइज कंपनी में डाटा एनालिस्ट था। हर दिन सुबह उठकर ऑफिस जाना, लैपटॉप खोलना, एक्सेल शीट्स पर काम करना और शाम को थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना, यही उसकी लाइफ थी। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। उसको लगता था कि वो दुनिया के पैटर्न्स को अच्छे से समझता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन सा पॉलिटिशियन सही है, कब रिसेशन आएगा, किस ऐप का फ्यूचर ब्राइट है। बेसिकली उसके हिसाब से वो दुनिया के बड़े हिस्से को डिकोड कर चुका था। एक दिन उसके पुराने दोस्त नीरज से मुलाकात हुई। नीरज ने उससे पूछा, तू इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है चीज़ों को लेकर? तुझे लगता है तू सब जानता है? आशीष हंसते हुए बोला, भाई डेटा सब कुछ बताता है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सब कुछ समझ आता है, बस थोड़ी अटेंशन और लॉजिक चाहिए। नीरज ने एक हल्की मुस्कान दी और बोला, ठीक है, एक सवाल पूछता हूं। 2020 में पेंडेमिक आया, क्या तूने प्रिडिक्ट किया था? आशीष थोड़ी देर चुप हो गया, फिर बोला, नहीं, वो तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और जब 2016 में नोटबंदी हुई, उसका अंदाजा था? नहीं, वो भी नहीं। और जब तेरा क्रिप्टो में पैसा डूबा था, तब भी तूने कहा था मैंने ट्रेंड्स देख लिए थे, बिटकॉइन फिर उड़ जाएगा। अब आशीष को लगा कि उसके सारे तर्क एकदम कमजोर हो गए। उस दिन के बाद वो थोड़ा शांत रहने लगा। कुछ हफ्तों बाद नीरज ने आशीष को एक किताब दी, द हिडन हाफ बाय माइकल ब्लासलैंड, और बोला, इसे पढ़ और सोच, फिर बात करते हैं। आशीष ने क्यूरियोसिटी से किताब पढ़नी शुरू की और पहले ही चैप्टर में उसको एक जबरदस्त रियलिटी चेक मिला। किताब कहती थी कि हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम चीजों को समझते हैं, जबकि असल में हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नजरों से छिपा होता है। ब्लासलैंड ने कई एग्जाम्पल्स दिए। एक रिसर्चर ने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि 2 आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स अलग अलग आए, बिना किसी क्लियर रीजन के। मतलब साइंस जैसी प्रिसाइज चीज में भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। आशीष को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो सोचने लगा, क्या मैं भी अपनी लाइफ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट था? ब्लासलैंड ने इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल भी दिया, कैसे कई बार एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट भी प्रिडिक्शंस में फेल हो जाते हैं। चाहे इन्फ्लेशन हो या जॉब मार्केट, कई बार जो होना चाहिए वो नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। आशीष ने सोचा, मैं तो खुद को एक्सपर्ट मानता था, लेकिन जब मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तब मैंने भी बिना पूरी जानकारी के डिसीजंस लिए, बस इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स की बात मान ली। ब्लासलैंड बार बार यही कह रहे थे, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिडन हाफ है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं या मान लेते हैं कि हमें सब पता है, जबकि सच्चाई ये है कि हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं और उसी पर कंक्लूजन्स बना लेते हैं। किताब में एक और एग्जाम्पल था। एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 देशों में एक ही टाइप की सोशल कैंपेन चलाई। एक जगह वो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुई, दूसरी जगह फेल हो गई। जब एक्सपर्ट्स ने रीजंस ढूंढने की कोशिश की तो वो किसी डेफिनेटिव कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सके। तो ये साफ हो गया कि हर आउटकम के पीछे बहुत से अनसीन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एनालिसिस से बाहर होते हैं। अब आशीष को समझ आने लगा था कि उसे दुनिया के बारे में अपनी नॉलेज को एब्सोल्यूट मानना छोड़ देना चाहिए। वो समझ गया कि अनसर्टेनिटी एक रियलिटी है और उसे एक्सेप्ट करना ही सही मैच्योरिटी है। एक दिन वो अपनी कंपनी की मीटिंग में था जहां उसे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट का डेटा एनालाइज करना था। उसने कॉन्फिडेंटली बोला, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में 30% ग्रोथ देगा। लेकिन इस बार उसने तुरंत एक लाइन और जोड़ी, बशर्ते कि कोई अनसीन एक्सटर्नल फैक्टर बीच में ना आए। सबने उसकी बात पर गौर किया। मीटिंग के बाद उसकी मैनेजर ने पूछा, ये तूने नया तरीका क्यों अपनाया? आशीष ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा है कि हर चीज को एब्सोल्यूट मानना गलत है। कई बार चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस से अलग होती हैं, इसलिए थोड़ा हम्बल रहना बेटर है। उसकी मैनेजर ने सर हिलाया और कहा, वेल सेड। आशीष अब चीजों को लेकर कॉशियस था, लेकिन डरपोक नहीं। उसे समझ आ गया था कि स्मार्टनेस ये नहीं होती कि आपको सब पता है। स्मार्टनेस ये होती है कि आप माने कि आपको सब पता नहीं है और उसी इग्नोरेंस के साथ आगे बढ़े। अब वो जब भी कोई नया आइडिया सोचता तो सबसे पहले खुद से सवाल करता, व्हाट कुड आई बी मिसिंग? और यही सवाल उसकी डिसीजन मेकिंग को ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बना देता। एक दिन उसने नीरज को कॉल किया और बोला, भाई थैंक्स फॉर दैट बुक, उसने मेरी सोच बदल दी। नीरज बोला, मैं जानता था, असली नॉलेज वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपनी इग्नोरेंस को पहचानता है। आशीष अब हर कॉन्वर्जेशन में
दूसरों की बात अटेंटिवली सुनने लगा था। वो समझ गया था कि हर इंसान की परसेप्शन इनकम्प्लीट होती है, और जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही अल्टीमेट मान लेते हैं तभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ब्लास्टलैंड की बातों ने उसे सिखाया था कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग करें, कुछ चीज़ें हमेशा कंट्रोल के बाहर रहेंगी। लेकिन इस ट्रूथ ने आशीष को कमज़ोर नहीं किया बल्कि मजबूत बना दिया। अब वो गलती करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था कि गलती भी उस हिडन हाफ का हिस्सा है जो हमेशा विजिबल नहीं होती। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब जब भी कोई दोस्त उससे एडवाइस मांगता तो वो बोलता, तुझे क्या करना है वो मैं सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन ये मानकर मत चल कि मेरी बात एब्सोल्यूट है, क्योंकि हर सिचुएशन के पीछे कुछ ऐसा छिपा होता है जो हमें दिख नहीं रहा। धीरे धीरे आशीष की लाइफ में क्लैरिटी आने लगी। पहले वो एक रिजिड माइंडसेट से सोचता था कि हर प्रॉब्लम का एक डेफिनेट सोल्यूशन होता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कई बार सोल्यूशन नहीं, सिर्फ बेहतर क्वेश्चन ही मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करना ही असली विजडम है। यही था द हिडन हाफ का पहला और सबसे बड़ा लेसन। हम जितना सोचते हैं उससे बहुत कम जानते हैं, और यह समझना ही असली समझदारी की शुरुआत है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब आशीष ने अपनी लाइफ को एक नई नज़र से देखना शुरू किया था, क्यूरियस, ओपन माइंडेड और थोड़ा लेस श्योर, क्योंकि अब वो जान चुका था कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसे पूरी तरह समझ पाना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन उसे बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करना ज़रूर मुमकिन है। कुछ महीने बीत गए थे। आशीष अब भी वही डाटा एनालिस्ट की नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसकी सोच पहले से बहुत बदल चुकी थी। अब वो चीज़ों को लेकर कम कॉन्फिडेंट और ज़्यादा क्यूरियस था। वो जान चुका था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़र से छिपा होता है, और उस हिडन हाफ को नज़रअंदाज करना किसी भी समझदार इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। एक दिन ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट टीम बनाई गई, जिसमें उसे साइकोलॉजी रिसर्च से जुड़े डेटा पर काम करना था। एक नई हेल्थ टेक कंपनी ने बिहेवियर चेंज पर आधारित एक ऐप लॉन्च किया था, और अब वो चाहती थी कि उनके ऐप की इफेक्टिवनेस पर साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाए। यानी उन्हें डेटा चाहिए था कि क्या उनका ऐप सच में लोगों की हैबिट्स बदल रहा है या सिर्फ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। आशीष को यह काम इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें रियल ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज का एनालिसिस था। उसने कुछ पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए, जिनमें लिखा था कि कैसे रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन और हैबिट ट्रैकिंग से इंसान के डेली बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में जाना शुरू किया, उसे एक बहुत ही शॉकिंग कॉन्सेप्ट से सामना हुआ, साइकोलॉजी का रेप्लिकेशन क्राइसिस। उसे पता चला कि पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजी में किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को जब दोबारा रेप्लिकेट किया गया, यानी फिर से वैसी ही सिचुएशन में दोहराया गया, तो उनमें से आधे से ज़्यादा स्टडीज़ के रिजल्ट्स दोबारा नहीं आ पाए। आशीष चौंक गया। उसने सोचा, मतलब इतने सालों से जो थ्योरीज हम पढ़ते आ रहे हैं वो आधी गलत हो सकती हैं, या कम से कम अनप्रूवन। ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ में भी इसका जिक्र था। वहां लिखा था कि कैसे साइकोलॉजी जैसी रिस्पेक्टेड फील्ड भी अनसर्टेन हो सकती है, क्योंकि इंसान का माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम कभी भी सभी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आशीष को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले एक फेमस एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि लोग अगर मिरर के सामने खाना खाते हैं तो वो कम खाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी में काफी पॉपुलर था, लेकिन जब इसे रेप्लिकेट किया गया तो रिजल्ट वैसा नहीं आया। ऐसे ही कई दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जैसे विल पावर की डिप्लीशन थियरी, सोशल प्राइमिंग या इवन स्माइल थेरेपी जब दोबारा किए गए तो या तो रिजल्ट वीक था या पूरी तरह ऑपोजिट। आशीष को यह बात डीपली इम्पैक्ट कर गई। उसने खुद से पूछा, अगर साइंस इतनी रेस्पेक्टेड फील्ड में इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम किसी भी कंक्लूजन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब उसका नजरिया और भी हम्बल हो गया। वो समझ गया कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना किसी मशीन के सर्किट डायग्राम को समझने जैसा नहीं है। यहां हर इंसान एक अलग वर्ल्ड है और हर रिजल्ट हजारों अनसीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस, उस दिन का मूड, सराउंडिंग्स, अपब्रिंगिंग, कल्चर, सब कुछ मैटर करता है।
एक दिन जब आशीष ने अपने मैनेजर को इस रिप्लिकेशन क्राइसिस के बारे में बताया तो उसने कहा, अगर ये थ्योरीज रिलायबल नहीं है तो हम अपनी ऐप की इफेक्टिवनेस कैसे टेस्ट करेंगे? आशीष ने काल्मली जवाब दिया, हमें सिर्फ आउटकम्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना होगा, और सबसे जरूरी हमें अपनी असम्पशंस को हमेशा टेस्ट करते रहना होगा। उसने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्टिंग पब्लिश्ड पेपर्स, वो अपनी कंपनी के डेटा को खुद एनालाइज करें, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, A/B टेस्टिंग करें और हर बार ये पूछें, इज दिस रियल और जस्ट अ रैंडम आउटकम? अब उसने अपने माइंड में एक नया रूल बना लिया था, हर डेटा को तब तक सस्पेक्ट मानो जब तक वो बार बार प्रूव ना हो जाए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने 500 यूजर्स पर एक बिहेवियर चेंज एक्सपेरिमेंट किया। पहले रिजल्ट अच्छे आए, यूजर्स ने क्लेम किया कि उनकी हैबिट्स बेहतर हुई हैं, लेकिन जब उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरी ग्रुप पर दोहराया गया, रिजल्ट उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। आशीष की टीम थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, पर आशीष प्रिपेयर्ड था। उसने कहा, यही तो है हिडन हाफ। पहली बार रिजल्ट अच्छा आया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आएगा। हमें डीपर वेरिएबल समझने होंगे। तब टीम ने स्टडी किया कि क्या दूसरी ग्रुप में कुछ अलग था, एज, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस लेवल्स, फैमिली एनवायरनमेंट, और फिर धीरे धीरे कुछ पैटर्न्स सामने आने लगे। पता चला कि जिन लोगों का डेली रूटीन ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड था, उन पर ऐप ने अच्छा काम किया, लेकिन जिनका रूटीन कैओटिक था, वहां ऐप का असर कम था। यानी एक ही ऐप अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी। अब आशीष ने समझाया, यही तो साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। रेप्लिकेशन क्राइसिस हमें सिखाता है कि हम किसी भी रिजल्ट को फाइनल ट्रूथ न माने। कंपनी को भी ये बात समझ में आने लगी। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो ये नहीं कहते थे कि ये ऐप सबकी जिंदगी बदल देगी, बल्कि ये कहते थे, इस ऐप से कुछ यूजर्स को फायदा हुआ है, आइए देखें कि क्या ये आपके लिए भी काम करता है। इस न्यू अप्रोच ने ब्रांड को ज्यादा ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी बना दिया। आशीष की जिंदगी में भी इस लर्निंग का बड़ा असर हुआ। अब वो हर चीज में सर्टेनिटी नहीं ढूंढता था, बल्कि अब वो एम्बिग्विटी को एक्सेप्ट करता था। एक दिन उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, भैया आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो इंसान की आदतें कैसे बदलती हैं? आशीष मुस्कुराकर बोला, हर इंसान की आदतें अलग अलग तरीके से बदलती हैं। कोई एक तरीका यूनिवर्सल नहीं है। साइकोलॉजी बहुत कुछ बताती है, लेकिन ये गारंटी नहीं देती। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि हमें एक्सप्लोर करते रहना होता है। कुछ काम करता है, कुछ नहीं। लेकिन जब तक हम मानते रहेंगे कि हर जवाब हमारे पास है, तब तक हम गलत रास्ते पर होंगे। उसका भाई थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल पूछना, न कि जल्दी से जवाब ढूंढना। एग्जैक्टली, आशीष ने कहा। अब आशीष जब भी कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ता तो उसकी आंखों में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता, बल्कि सवाल होते थे, क्या ये रेप्लिकेट हुआ है? क्या इसे दूसरी जगहों पर भी टेस्ट किया गया? क्या इसमें अनसीन वेरिएबल्स कंसिडर हुए हैं? ब्लास्टलैंड की वो बात उसे हमेशा याद रहती, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं समझते। अब आशीष की पहचान ऑफिस में एक ऐसे इंसान के तौर पर हो गई थी जो स्मार्ट नहीं बल्कि वाइज था। वो जल्दबाजी में कंक्लूजन्स नहीं देता था, बल्कि काल्मली सोचता, ऑब्जर्व करता और पूछता, क्या हम सब कुछ देख रहे हैं या कुछ छूट रहा है? वो जान चुका था कि नॉलेज का मतलब सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं होता, बल्कि ये जानना भी होता है कि कहाँ हमारी नॉलेज अधूरी है। और यही माइंडसेट उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्लैरिटी और मैच्योरिटी ला रहा था। साइकोलॉजी का रेप्लिकेशन क्राइसिस सिर्फ एक एकेडमिक इशू नहीं था, वो एक लाइफ लेसन था कि इवन द बेस्ट आइडियाज फेल हो सकते हैं, और इसलिए जिंदगी में ह्यूमिलिटी सबसे जरूरी चीज है। आशीष अब पहले से ज्यादा ग्राउंडेड, थॉटफुल और ऑब्जर्वेंट इंसान बन चुका था, क्योंकि अब उसे पता था कि दुनिया में हर रिजल्ट के पीछे एक हिडन हाफ होता है, जो हमें तभी दिखता है जब हम देखने के लिए तैयार हों। कुछ समय बीत गया था। आशीष अब एक बड़े कंसल्टिंग फर्म में सीनियर डेटा स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। अब वो सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता था, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की भी सलाह देता था। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट लगती थी। अच्छा पैकेज, डिसेंट फ्लैट, वीकेंड पार्टीज, ओकेजनल गोवा ट्रिप्स और एक लिंक्डइन प्रोफाइल जिस पर हर महीने कोई ना कोई अवार्ड या वेबिनार जुड़ता रहता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी एक सवाल से जूझ रहा था, क्या हम वाकई चीज़ों को जितना समझते हैं वो सच में उतना ही साफ है?
उसके इस सवाल ने एक बार फिर से सिर उठाया जब उसकी कंपनी को एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म ने हायर किया। उन्हें 2008 जैसे किसी भविष्य के आर्थिक क्रैश से बचने के लिए एडवाइजरी चाहिए थी। आशीष की टीम ने एक बहुत डिटेल्ड इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया। इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट साइकिल्स, प्रॉपर्टी वैल्यू इंडेक्स, कंज्यूमर डिमांड, ऑल वेरिएबल्स नीटली फेड इनटू फॉर्मूलाज। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि अगले 5 साल तक स्टेडी ग्रोथ होगी और कोई मेजर रिस्क नहीं दिख रहा। पर आशीष को कुछ खटकने लगा। उसने ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ दोबारा उठाई और एक सेक्शन पर उसकी नजर टिक गई, द इकोनॉमिक्स मिराज। वहां लिखा था कि कैसे 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स, नोबेल प्राइज विनर्स तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। उनके इकोनॉमिक मॉडल्स ने रिस्क को या तो नजरअंदाज किया या पूरी तरह समझने में फेल हो गए। ब्लास्टलैंड ने साफ साफ लिखा था कि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान को एक लॉजिकल और रैशनल बीइंग मानता है, जबकि असल जिंदगी में लोग अक्सर डर, लालच और ग्रुप बिहेवियर से चलते हैं, यानी इरैशनल बिहेवियर, जिसे मॉडल्स जनरली इग्नोर कर देते हैं। आशीष को जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। उसने सोचा, हम भी वही कर रहे हैं, अस्यूम कर रहे हैं कि लोग लॉजिकली इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी रैशनली बिहेव करेगी, जबकि असल में मार्केट्स डर और उम्मीद से चलती हैं। उसे 2008 का लेमन ब्रदर्स का क्रैश याद आया। कैसे टॉप लेवल बैंकर्स ने ओवर कॉन्फिडेंस और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में इतने सारे टॉक्सिक लोन्स बांटे कि पूरा सिस्टम ही गिर पड़ा। और मजे की बात, मॉडल्स में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब कुछ बिखर गया। आशीष ने उसी रात अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमारा मॉडल टेक्निकली सही है पर प्रैक्टिकली अधूरा है। सबने चौंक कर देखा। हमने इरैशनल ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया है, उसने कहा। एक जूनियर एनालिस्ट बोली, लेकिन सर ये तो मॉडल में कैप्चर नहीं होता। आशीष ने कहा, यही तो बात है, जो सबसे डेंजरस होता है वो अक्सर मॉडल में कैप्चर नहीं होता, जैसे पैनिक, ग्रीड या रूमर। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया। मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें सब लोग मानते हैं कि उसमें फायर प्रूफ सिस्टम लगा है। अब कोई अलार्म बजता है तो लॉजिकली सबको काल्मली बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक आदमी चिल्ला दे, आग लग गई, तो क्या होगा? सभी बोले, भगदड़ मच जाएगी। बस यही इकोनॉमिक्स का इल्यूजन है, आशीष बोला। मॉडल परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर इंसान पैनिक कर जाए तो सारी प्रिडिक्शन फेल हो जाती है। फिर उसने ब्लास्टलैंड की बात कोट की, इकोनॉमिक्स में नो द मशीन बट ऑफ्टन फॉरगेट्स द ह्यूमंस हु ड्राइव इट। अब आशीष ने अपने मॉडल में नया फैक्टर ऐड किया, बिहेवियरल रिस्क इंडिकेटर। यह फैक्टर मेजर करता था कि सोशल मीडिया, पब्लिक सेंटिमेंट, न्यूज़ ट्रेंड्स और लोगों की साइकोलॉजी का मार्केट पर क्या असर हो सकता है। उसने एक बेसिक सिमुलेशन किया। अगर किसी रूमर से हाउसिंग प्राइसेस में 10% गिरावट का डर फैलता है तो लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देंगे और मार्केट सेल्फ फुलफिलिंग कोलैप्स में चला जाएगा, चाहे एक्चुअल रिस्क एग्जिस्ट करता हो या नहीं। इस सिमुलेशन ने सभी का ध्यान खींचा। अब रियल एस्टेट फर्म को समझ आ गया कि सिर्फ नंबर्स देखकर उन्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें लोगों की साइकोलॉजी, बिहेवियर और रूमर सेंसिटिविटी को भी मॉनिटर करना होगा। आशीष ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो कुछ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट्स तैयार करें, जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स, रूमर बस्टिंग, PR टीम्स और कस्टमर रीअश्योरेंस कैंपेन्स, ताकि अगर कोई डर फैले भी तो डैमेज को अर्ली कंट्रोल किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट ने आशीष की थिंकिंग को एक और लेवल पर इवॉल्व कर दिया। अब उसने फाइनेंस को सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं समझा, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड की तरह देखना शुरू किया, जहां एक छोटी सी बात जैसे किसी बड़ी कंपनी के CEO का रेजिग्नेशन पूरे मार्केट को हिला सकती है। ब्लास्टलैंड की किताब में एक और पावरफुल पॉइंट थी, सिस्टमिक फ्रेजिलिटी। मतलब कि सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि एक छोटा सा प्रेशर पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। जैसे 2008 में सिर्फ हाउसिंग सेक्टर का क्रैश पूरे बैंकिंग सिस्टम को खा गया। आशीष ने अपनी नोटबुक में लिखा, द मोर कनेक्टेड अ सिस्टम इज द मोर फ्रैजाइल इट बिकम्स। उसे याद आया कि एक बार उसके पुराने दोस्त नीरज ने उसे बताया था कि एक टाइम था जब सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, और जैसे ही एक रूमर फैली कि गवर्नमेंट गोल्ड पर टैक्स लगाएगी, लोग डर से अपने सारे गोल्ड बॉन्ड्स बेचने लगे, और वो रूमर भी गलत निकला। फिर भी डैमेज हो चुका था। अब आशीष की कोशिश थी कि वो हर मॉडल बनाते वक्त ये सोचकर चले, अगर ये सब गलत साबित हो जाए तो वर्स्ट केस क्या होगा। इसने उसकी स्ट्रैटेजी को
ज्यादा रोबस्ट बना दिया। अब वो सिर्फ बेस्ट केस प्रेडिक्शन नहीं देता था, बल्कि अनसर्टेनिटी को ओपनली एक्सेप्ट करता था। उसे समझ आ गया था कि ब्लास्टलैंड की फिलॉसफी सिर्फ एक बुक की फिलॉसफी नहीं थी, वो जिंदगी के हर डोमेन में एप्लीकेबल थी। एक दिन जब उसके पुराने कॉलीग ने पूछा, तू इतना कॉशियस क्यों हो गया है यार, पहले तू बहुत कॉन्फिडेंट रहता था। आशीष मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा इल्यूजन हो सकता है, खासकर जब उसके पीछे अनसर्टेनिटी छिपी हो। अब जब भी कोई आशीष से इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर राय मांगता तो वो कहता, मैं बता सकता हूं कि पिछले डेटा में क्या ट्रेंड्स थे, मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अनसीन टूट गया तो जो मॉडल्स कह रहे हैं वो भी काम नहीं आएंगे। लोग उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते थे। ब्लास्टलैंड की किताब ने आशीष को सिखाया था कि विजडम का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि इग्नोरेंस को पहचानना भी होता है। अब आशीष का नजरिया बस यही था, हमेशा मानो कि कुछ छूट रहा है और उसी को समझने की कोशिश करते रहो। और शायद यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता था, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनने की दौड़ में है, वहां एक ऐसा इंसान जो कहे मुझे सब नहीं पता, वही शायद सबसे असली एक्सपर्ट होता है। आशीष अब एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली से बाहर झारखंड के एक छोटे से जिले में आया हुआ था। इस बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग थी। सरकार ने उसे एक हेल्थ केयर रिफॉर्म प्रोजेक्ट में शामिल किया था। योजना थी कि ग्रामीण इलाकों में एक नई हेल्थ इनिशिएटिव लागू की जाए, जिससे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए। टीम का काम था डेटा इकट्ठा करना, स्ट्रैटेजी बनाना और ये एंश्योर करना कि प्लान ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव रहे। पहली नज़र में सब कुछ बहुत सीधा लगा। उन्होंने WHO और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा मॉडल्स को देखा, प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज को पढ़ा और बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक लंबी चेकलिस्ट तैयार की। सबको लगा बस इंप्लीमेंट करो और सक्सेस पाओ। लेकिन जैसे ही ग्राउंड रियलिटी से सामना हुआ, एक बार फिर से द हिडन हाफ का चैप्टर याद आया, केस स्टडीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। ब्लास्टलैंड ने उसमें समझाया था कि कैसे कई बार किसी जगह पर सक्सेस पाने वाला मॉडल किसी और जगह पर बुरी तरह फेल हो सकता है, और ये फेलियर किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि अनसीन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से होता है, जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। आशीष और उसकी टीम ने पहले एक मॉडल पंचायत को चुना और वहां नया हेल्थ सिस्टम इंप्लीमेंट किया। प्लान में इंक्लूडेड थे मोबाइल हेल्थ वैन्स, न्यूट्रिशन अवेयरनेस वर्कशॉप्स, फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स और एक लोकल क्लिनिक को अपग्रेड करना। शुरुआत अच्छी रही, कुछ दिनों तक टर्नआउट अच्छा रहा। लोग कैंप्स में आए, रजिस्टर हुए और प्रोजेक्ट की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगी। पर 2 महीने बाद जब इम्पैक्ट मेजर करने का टाइम आया तो रिजल्ट्स उम्मीद के बिल्कुल उलट थे। क्लिनिक पर फुटफॉल कम हो गया था, अवेयरनेस वर्कशॉप्स में महिलाएं आना बंद कर चुकी थीं और वैक्सीनेशन रेट भी पिछली बेसलाइन से कम था। सभी चौंक गए। सरकारी अफसरों ने कहा, इतना पैसा और प्लानिंग के बाद भी इम्पैक्ट नेगेटिव कैसे हो गया? पर आशीष अब पहले जैसा नहीं था। अब वो ऐसी सिचुएशंस में पैनिक नहीं करता था। उसने काल्मली सोचना शुरू किया, कहाँ वो हिडन हाफ है जो मॉडल में मिसिंग था। उसने कुछ दिनों तक गांव में रहकर लोगों से इनफॉर्मल बातचीत की। वो किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लिसनर की तरह बैठता, चाय की दुकानों पर गांव वालों से बात करता, स्कूल में बच्चों से खेलते खेलते उनकी माँओं से सवाल करता और हेल्थ वर्कर्स से ग्राउंड लेवल इंसाइट्स लेता। धीरे धीरे जो पिक्चर उभरी वो मॉडल से बिल्कुल अलग थी। पहली बात, मोबाइल वैन जब आती थी तब कई महिलाएं खेतों या जंगल में काम करने गई होती थीं। उन्हें टाइमिंग की कोई जानकारी नहीं होती थी। दूसरी बात, क्लिनिक में एक नया डॉक्टर भेजा गया था जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता था। ग्रामीण महिलाएं उसे देखकर असहज महसूस करती थीं और कई बार बिना कंसल्ट किए ही वापस लौट जाती थीं। तीसरी बात, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस वर्कशॉप्स में जिस भाषा और टर्म्स का यूज हो रहा था वो इतना टेक्निकल था कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आता था। इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये सब शहर वालों के लिए होगा, हमारे किसी काम का नहीं। आशीष को समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम टेक्निक या प्लानिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की। ब्लास्टलैंड की बात दिमाग में गूंजने लगी। वी एक्ट विद द कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ फाउंडेशन फुल ऑफ अननोन्स। ये रिफॉर्म एक अच्छी इंटेंशन से शुरू हुआ था, लेकिन उसने लोकल कल्चर, लैंग्वेज, हैबिट और ट्रस्ट सिस्टम को समझे बिना एक्शन ले लिया। आशीष ने फिर अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया।
इस बार मॉडल इंपोर्टेड नहीं था बल्कि पूरी तरह लोकलाइज था। उन्होंने गांव के ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें मोबाइल वैन के साथ असाइन किया। अब वैन तभी जाती जब गांव की महिलाएं पहले से इन्फॉर्म्ड होती। क्लिनिक में वही डॉक्टर रखा गया जो पहले से वहां का जाना पहचाना नाम था और फ्लुएंट था लोकल बोली में। वर्कशॉप्स अब गांव की एक बुजुर्ग महिला के नेतृत्व में होती जो लोकल एनालॉजीज और सिंपल कहानियों से समझाती थीं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। 3 महीने बाद जब दोबारा डेटा कलेक्ट किया गया तो पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी थी। वैक्सीनेशन रेट में 30% बढ़ावा था, क्लिनिक में औसत दैनिक दौरे पहले से 2 गुनी हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, गांव की महिलाएं अब खुद हेल्थ वर्कर्स को बुलाकर जानकारी मांगती थी। प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, लेकिन आशीष जानता था कि सक्सेस मॉडल की वजह से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग द हिडन हाफ की वजह से हुआ। अब उसने अपनी रिपोर्ट में बढ़े बोल्ड लेटर्स में लिखा, सिस्टम्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ बैड इंटेंशंस बट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कॉम्प्रिहेंशन। उसने एक और केस स्टडी ब्लास्टलैंड से उठाई। एक अफ्रीकन देश में पानी की सुविधा सुधारने के लिए विदेश से एक एनजीओ ने हजारों वाटर पंप्स इंस्टॉल किए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में ज्यादातर खराब हो गए। वजह, एनजीओ ने यह अस्यूम किया था कि लोकल लोग खुद मेंटेनेंस कर लेंगे, पर असल में वहां कोई ऐसा स्किल या टूल ही नहीं था। सेम मिस्टेक एक्टिंग विद पार्शियल नॉलेज। आशीष अब प्रोजेक्ट्स को एक अलग नजर से देखता था। वो मानता था कि कोई भी इंटरवेंशन तभी मीनिंगफुल होता है जब वो ग्राउंड रियलिटीज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, न कि सिर्फ ऊपर ऊपर डेटा से काम चलाए। एक दिन उसकी जूनियर एनालिस्ट ने पूछा, सर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में तो टाइम ही नहीं होता हर चीज डिटेल में समझने का, फिर हम प्रैक्टिकल कैसे बने? आशीष ने कहा, प्रैक्टिकल वही है जो रियलिस्टिक हो। अगर हम जल्दी में हैं और सिर्फ दिखावे के लिए चेंज ला रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में यूजलेस होगा। कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना आसान है, लेकिन समझना ही सच में कामयाबी की शुरुआत है। अब आशीष जब भी कोई नया मॉडल डिजाइन करता तो उसकी फर्स्ट स्टेप होती, लेट्स आस्क द लोकल्स। उसका नया मांट्रा था, डोंट बिल्ड मॉडल्स फॉर द पीपल, बिल्ड मॉडल्स विद द पीपल। ब्लास्टलैंड की फिलॉसफी ने उसे कंसल्टेंट से प्रॉब्लम सॉल्वर बना दिया था। वो जान चुका था कि हर प्लान में एक छिपा हुआ हिस्सा होता है जो सिर्फ डेटा से नहीं, एम्पैथी से समझा जा सकता है। आखिर में उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एनिमी ऑफ क्लैरिटी, इग्नोरेंस इज। अब उसके लिए हर प्रॉब्लम सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं थी बल्कि एक कॉन्वर्जेशन थी, और शायद यही वो माइंडसेट था जो किसी भी चेंज मेकर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। आशीष की जिंदगी अब कई मोर्चों पर सफल दिख रही थी। उसके पास एक्सपीरियंस था, रिस्पेक्ट थी, और वो अब नेशनल लेवल के पॉलिसी डिस्कशंस में इनवाइट भी किया जाने लगा था। लेकिन जितना ऊपर वो प्रोफेशनली पहुंचा, उतना ही उसके मन में एक सवाल गहराता गया, क्या ये सारी सक्सेस मेरे लॉजिक और प्लानिंग की वजह से आई है या इसमें कोई अनसीन रैंडमनेस भी थी? एक दिन वो एक बड़ी एमएनसी के सीईओ के साथ कॉफी पर बैठा था। बातचीत के दौरान उस सीईओ ने कैजुअली कहा, आप जानते हैं, अगर उस एक निवेशक ने 2012 में हमें चुना होता तो हम कभी भी सफल नहीं होते। आशीष को यह बात अंदर तक झकझोर गई। उसने उसी रात ब्लास्टलैंड की द हिडन हाफ फिर से खोली और इस बार एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया, रैंडमनेस एंड केओस। ब्लास्टलैंड कहता है कि कई बार हम कॉज एंड इफेक्ट की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हर सक्सेस के पीछे कोई क्लियर स्ट्रैटेजी या इंटेलिजेंस होती है, लेकिन असल में कई बार आउटकम्स सिर्फ प्योर चांस की वजह से होते हैं, और फिर हम उस चांस को भी एक्सप्लेन करने के लिए थियरीज गढ़ लेते हैं, जैसे कि वो स्मार्ट था, उसने सही डिसीजन लिया, उसकी स्ट्रैटेजी टॉप नॉच थी, जबकि सच में उस वक्त सब कुछ कैओटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। आशीष को अपने करियर की एक पुरानी बात याद आई। उसने पहला बड़ा ब्रेक तब पाया था जब एक सीनियर कंसल्टेंट बीमार हो गया था और अचानक उसे प्रेजेंटेशन देने भेजा गया था। उस दिन क्लाइंट को उसकी क्लैरिटी और ग्राउंडेड अप्रोच इतनी पसंद आई कि उसने कहा, लेट्स गो विथ हिम। लेकिन उस कंसल्टेंट की तबीयत ठीक रहती तो आशीष शायद आज उस पोजीशन पर ना होता। उस वक्त आशीष ने इसे अपनी मेहनत का फल माना था, लेकिन अब ब्लास्टलैंड की बातों को पढ़कर उसे महसूस हुआ कि वो मौका प्योर रैंडमनेस का नतीजा था, एक एक्सीडेंटल वैकेंसी, एक लकी अपॉर्चुनिटी। उसे अपने पुराने दोस्त नीरज की याद आई, जिसने आशीष से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद कई बार छोटी छोटी अनप्रेडिक्टेबल चीजों की वजह से पीछे रह गया। कभी प्रोजेक्ट डिले,
कभी फंडिंग का फ्रीज, कभी एक मैनेजर का बायस्ड फीडबैक। आशीष ने धीरे धीरे महसूस किया कि लाइफ कोई नीटली अरेंज्ड पजल नहीं है जहां हर पीस लॉजिक से फिट होती है। कई बार एक छोटी सी रैंडम इवेंट पूरे पैटर्न को बदल सकती है। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके पास एक ईमेल आया यूएन की तरफ से एक ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी पैनल में शामिल होने का इनवाइट। ये आशीष के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो खुद से एक सवाल पूछे बिना नहीं रह सका, क्या ये मैं हूं जो इस पोजीशन के लायक हूं या मैं बस एक लकी स्ट्रीक पर सवार हूं? उसने डीपली सोचा। फिर उसे याद आया कि ब्लास्टलैंड कहता है, रैंडमनेस डजंट मीन योर एक्शंस डोंट मैटर, इट जस्ट मीन्स यू आर नॉट द ओनली फैक्टर। आशीष ने रियलाइज किया कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एफर्ट और रैंडमनेस। उसने यूएन के पैनल को हाँ कहा, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन में एक अलग ही बात जोड़ दी। उसने कहा, मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स गिना सकता हूं, लेकिन आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर मेरी जिंदगी में कुछ रैंडम अपॉर्चुनिटीज, कुछ फॉर्चुनेट इवेंट्स और कुछ एक्सीडेंटल ब्रेक्स न हुए होते तो शायद मैं यहां ना होता। तो मैं यहां सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं हूं, बल्कि उस अनसीन कैओस की वजह से भी हूं जो हर किसी की जिंदगी में क्वाइटली काम करता है। सब चुप हो गए और शायद पहली बार किसी ने इतना ऑनेस्टली एक इंटरनेशनल पैनल में रैंडमनेस को एक्नॉलेज किया था। उस दिन के बाद आशीष के अंदर एक नया बदलाव आया। अब जब कोई उससे पूछता सक्सेस कैसे पाई, तो वो एक ही बात कहता, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है तो शायद तुम सिर्फ सरफेस देख रहे हो। पीछे बहुत कुछ रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम कंट्रोल में दिखना चाहते हैं। उसे अब लोगों को देखकर जजमेंट नहीं होता था। किसी की फेलियर उसे उनकी इनकेपेबिलिटी नहीं लगती थी, बल्कि शायद एक गलत समय, एक अनलकी ब्रेक, एक कैओस का रिजल्ट लगती थी। और वही सोच उसे और हम्बल बनाती जा रही थी। ब्लास्टलैंड की फिलॉसफी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अब आशीष वो कंसल्टेंट नहीं था जो सिर्फ डेटा, स्ट्रैटेजी और लॉजिक से बात करता था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो कहता था, हर चीज के पीछे एक हिडन हाफ होती है और अगर हम उसे नहीं देखते तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहेगी, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं। एक दिन अपने होम टाउन लौटते वक्त वो अपनी पुरानी कॉलोनी की छत पर बैठा, चाय की चुस्कियों के बीच सनसेट देख रहा था। हवा हल्की थी, यादें गहरी। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार कुछ लिखा, मैंने दुनिया को समझने की बहुत कोशिश की, प्लान्स बनाए, मॉडल्स बनाए, थ्योरीज पढ़ी, पर असली समझ तब आई जब मैंने ये मान लिया कि बहुत कुछ कभी समझ नहीं आएगा और शायद वहीं से समझ शुरू होती है। फिर उसने डायरी बंद की और चाय खत्म कर दी, क्योंकि कभी कभी बस एक्सेप्ट करना ही इनफ होता है और जिंदगी भी शायद वहीं से असली लगने लगती है जहां हम उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं करना चाहते, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझना चाहते हैं। द हिडन हाफ हमेशा रहेगी, पर अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो शायद हम कम कॉन्फिडेंट लेकिन ज्यादा इंसान बन सकते हैं। और आशीष अब वही बन चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी